तो घर के 5 लक्षण, 5 लक्षण क्या क्या है कि आरोग्य के लिए पहला, दूसरा आर्थिक रूप से, तीसरा आध्यात्मिक दिशा में बढ़ाना है घर का लक्षण, चौथा प्रकृति से प्रेम सिखाना है और 5वां लक्षण है घर का सामाजिक होना है। ये 5 लक्षण जिसमें नहीं है वो घर घर नहीं होता है। वास्तु का मतलब खाली दिशाएं नहीं है। आज वास्तु का मतलब सिर्फ दिशाएं मानते हैं। दिशा तो एक कमरे को भी रहेगी, इसलिए एक कमरे में भी जीने वाले लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आग्नेय में दिया लगाएंगे, ईशान्य में पानी का लोटा भर के रख लेंगे। हाँ, ये सब मूर्खताएं चल रही है खूब। यहाँ पे जो ज्योतिष के हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से जो वास्तु है वो क्या है कि घर जो बनता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, ईशान्य, वायव्य और नैऋत्य, ये दिशाएं है ना, 8 दिशाएं हैं। तो ये जो घर बनता था हमारे पास में कैसा था, क्यों ऐसा रखा गया है कि दरवाजा पूर्व में होता है फाटक, ईशान्य में पानी होना है। पानी ऐसी जगह होना है कि पानी को, उस समय कुआं था पानी का, तो पानी की तो हर एक को जरूरत है। कोई बाहर से आए और वहीं से पानी लेकर के चला जाए। पानी घर में पानी रख करके नहीं है करके नहीं बोल सकते। अगर ईशान्य से हट करके कुआं नैऋत्य दिशा में बनाते हैं तो कलह का कारण माना गया है, क्योंकि पूरा घर घूम करके पानी के लिए जाएंगे। सारा दिन कौन पैरे पे बैठेगा, गिलास जाएगी, कटोरी जाएगी, तो वो तो लड़ाइयां होगी। तो पानी को ऐसी जगह रखना है कि जहां किसी को दिक्कत ना हो, ना घर वालों को ना बाहर वालों को। बाहर से आए और वहां से पानी लेकर के निकल जाए। बाहर से कोई अंदर घुस रहा है, वहां हाथ पैर धोए फिर घर के भीतर आए। तो पानी को ऐसी जगह रखना है। आग्नेय में रसोई है, तो आग्नेय में खाना वाना पकता था, औरतें रहती थी। घर में कौन घुस रहा है ये औरतों को दिखाई देता था। कोई आया है, ओहो ये तो खाना खा के जाएगा, कोई आया ये तो दूध पीने वाला है, कोई है ये तो चाय पीने वाला है, ये उनको दिखाई देता था। सीधे से वो उसके समय से वो चीज भिजवाते रहते थे। चल भाई ये खाना खा के जाने वाला है, इसके लिए खाना पका ही लो। वो एक बड़ी सहूलत थी औरतों को। दूसरा, पढ़ने वालों के लिए वायव्य दिशा है और नैऋत्य दिशा बुजुर्ग लोगों के लिए है। अगर पढ़ने वाले वायव्य में आ जाए और नैऋत्य दिशा में बुजुर्ग आदमी आ जाए तो कलह का कारण होता है, लड़ाई का। क्योंकि ये जवान बच्चों के पास बहुत लोग आते हैं और बूढ़ा वहां बैठा है, कौन होना, क्यों आए, काम नहीं है क्या, जब बोले जब आते क्या, ये सब बातें करता है, तो लड़ाई होगी। इसलिए बुजुर्ग आदमी ऐसी जगह रहना है कि जहां उसको कोई परेशान ना करे, उसको किसी से परेशानी न हो। इस तरह से ये है। गाय भीतर घुस रही है घर के भीतर, गाय किस ओर पलट जाती है उस ओर गौशाला बनाना है। घोड़ा है, किस ओर आसानी से पलटता है उस जगह पर अश्वशाला होती है, घोड़ा बांधने की जगह। बाकी फिर जैसे सांप है, सांप सभी तरफ आसानी से नहीं पलटता, उसके पलटने के कोई ढंग होते हैं। तो सांप किस ओर पलट जाता है, कैसे, अगर इस रास्ते से अगर घुसा तो किस ओर ज्यादा जल्दी से पलटता है, तो उस ओर दरवाजा रखना है ताकि वो बाहर निकल जाए। इस तरह की सारी सहूलतों को देखा गया है अपने पास। दक्षिण के ओर कोई रास्ता नहीं रखा जाता था, कोई खिड़की नहीं, कोई रास्ता नहीं, क्योंकि दक्षिण की हवाएं विषैली हवाएं होती है, अच्छी हवा नहीं मानी जाती है, वो घर के भीतर नहीं आना है। हमारी पूरी हवाएं अब पूर्वाई जो चलती है साल में 10-15 दिन चलती है, ईशान्य और पूर्व से कुछ हवाएं चलती है जो घर के भीतर आना है, इसलिए उस ओर खुला रखा जाता था, जो बहुत जबरदस्त हवाएं होती हैं। बाकी हवाएं तो वायव्य और पश्चिम से ही चलती है। तो इसलिए रसोई ऐसी जगह है कि जहां से चूल्हा जलता था तो ये हवा से धुआं सीधा बाहर निकलता था। और रसोई नैऋत्य में रखेंगे तो बगल वाले के घर में धुआं घुसेगा, लड़ाइयां होगी। क्योंकि ये जो पूर्व पश्चिम के हिसाब से जो घर बना है, आग्नेय की जो घर है, इसके दक्षिण का घर 2 हाथ पीछे हटके है और उत्तर का 2 हाथ आगे हट करके है, तो इनकी रसोई का धुआं सीधे से बाहर निकल जाना है। तो ये सारी सहूलतें देखी गई थी कि हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं हुई। ये दिशाओं का भी जो देखते हैं
वो उस हिसाब से देखा गया कि हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं होना है, तो उस हिसाब से घर बनाए गए थे पूरे। मगर उसके बाद भी ये 5 लक्षण उसमें बहुत महत्वशाली थे। ये तो ठीक है, सहूलत है, बाकी आरोग्य के लिए कल मैं बताया जैसे कि गाय के गोबर से लीप पोत करके समान टेम्परेचर रखा जाता था, छतों को ऊपर नीचे कर कर आकर के छतों को ठंडी कर दिया जाता था, तो हमारी खोपड़ी कम से कम हमारा दिमाग 95 डिग्री में रहता था। जब से ये फ्लैट छतों वाले घर बन गए हमारी खोपड़ी 105-110 में चले जा रही है गर्मी में, और नीचे मारूल वारूल डाल लेते हैं जिससे पैर ठंडे हो जाते हैं, तो एकदम गड़बड़ तो होना ही है। दूसरा लक्षण ये कि घर में जगह रोकने वाली कोई चीज नहीं, घर आर्थिक रूप से आदमी को परेशान नहीं करना है, घर ऐसा होना है कि पैसे के मामले में लेश मात्र भी परेशान न करे। हमारे जो पूरे मकान थे, विशाल विशाल मकान बनाने के बाद भी उसमें जगह रोकने वाली कोई चीज नहीं थी। खाना तो वो लोग भी खाए, सोए तो वो लोग भी, अतिथि सत्कार वो लोग किए, मगर घर में जगह रोकने वाली कोई चीज, पीटे लगाए, खाना किए, उठा के खाना खाए, उठा के कोने में डाल दिए, चटाई शतरंज ये बिछाए, स्वागत सत्कार हुआ, लपेट के बगल में डाले, पलंग बिछाए, सोए, उठा के कोठे में डाल दिए। एक बड़ा झूला होता था जिसमें बैठ के लोग झूलते थे, जब मन आया उसको निकाल के बाजू में कर दो, बंगोली। एक तखत पलंग घर में होता था, घर का बुजुर्ग आदमी कोई उस पर पड़ा रहता, या कोई महात्मा आया तो चढ़ के बैठ जाता था, या बस्ती में नाटक ड्रामा होता तो बच्चे स्टेज बनाने के लिए ले जाते थे उसको उठा करके, उससे ज्यादा काम का वो भी नहीं था। इससे घर पूरा एकदम खुला घर रहता था, खाली घर रहता था। कपड़े की ये परिस्थिति थी कि एक औरत को 3 कपड़े से ज्यादा रखना नहीं है, एक पुरुष को भी उतना ही है, 3-4 कपड़े से ज्यादा नहीं है किसी के पास भी। औरतों के तो 3 कपड़े ये थे कि खाना पकाते समय का कपड़ा, पूजा का कपड़ा, और जब रजस्वला होती है उस समय का कपड़ा, और कहीं जाने आने के लिए कपड़ा। ये 3 तरह के कपड़े, वो भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं रखना है। तो मैं कई बार लोगों को बोलता था कि हमारा एक बुजुर्ग आदमी है, बुढ़ा रहता था, उसके पास बहुत कम कपड़ा था, 2 धोती, बनियान, ऐसा दुपट्टा और एक पगड़ी रहती थी। तो मैं बोलता हूँ वो इतना अमीर आदमी है कि रोज धोया हुआ कपड़ा पहनता है, और यहाँ बेटे जो इतने बड़े बड़े पैसे वाले आकर के बैठते हैं वो इतने कंगाल है कि उनको धोया हुआ कपड़ा रोज पहनना नसीब नहीं है। अभी पैंट लग के ఎన్ని సార్లు उतरని నెలకు ఒకసారి ఉతుకుతారు, रोज धोया हुआ कपड़ा पहनना इनके नसीब में नहीं है, ये रोज जूठा कपड़ा ही पहनते हैं। मगर वो इतना मस्त आदमी था कि रोज धोया हुआ कपड़ा पहनता है। आदमी को धोया हुआ कपड़ा पहनना है रोज, बिना धोया हुआ कपड़ा नहीं पहनना है। तो इसलिए उसकी सीमा ही इतनी रहे कि रोज धोया हुआ पहन ले। कितने लोग पहनते हैं धोया हुआ कपड़ा अब रोज? ज्यादा तक कुछ कुछ दिनों के बाद में धोया जाता है। तो वो जो घर है उसमें इसलिए हमारे पास में बहुत बड़ी बड़ी अलमारियां, खिड़कियां भी नहीं, अलमारियां भी नहीं थी उसके अंदर में। तो घर का दूसरा ये लक्षण है कि आर्थिक रूप से सहयोग है, पैसे के मामले में घर जरा भी परेशान नहीं करना है। तो जिस घर में आदमी आर्थिक रूप से परेशान रहेगा वो साहित्य, संगीत, कला, परमात्मा, परमात्मा के बारे में कभी कुछ नहीं सोचेगा, उसको फुर्सत ही नहीं रहेगी। वो तो दिन रात खटता है अपने घर को म्यूजियम बनाने के लिए। अभी क्या हो गया है कि इसी वास्तु को देख करके आधुनिक घर के डिजाइन घर बन रहे हैं, मगर यहाँ प्रपोर्शन और डिजाइन में गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से घर आदमी को आर्थिक रूप से बहुत परेशान कर रहा है। आज के घर की वास्तु शांति करके उसमें घुसते ही वहां हमारी खटिया अच्छी नहीं लगेगी, वहां हमारा बोलता बहुत गंदा कपड़ा नजर आएगा, वहां हमारी चटाई शतरंजियां फिसल फिसल के जाती है, पीते अच्छे नहीं लगते। तो घर की अपनी मांग चालू होती है कि डाइनिंग टेबल लाओ, डेकोलम के पलंग लाओ, सोफा लाओ, वो लाओ, ये लाओ, एक एक रसोई का बर्तन भांडा तक बदल देना है। पुराने अचार की भरनी भी वहां अच्छी नहीं लगती है, तो वो सारी चीजें बदलना पड़ता है। उस चीज के लिए अपने घर को म्यूजियम बनाने के लिए अपनी दिन रात खट रहा है खूब भयंकर तरीके से, क्योंकि वो फिर 10-12 साल के अंदर फिर निकालना है, फिर सब कुछ बदलेगा। अभी वो ये जो आधुनिक जो फर्नीचर वगैरह का जो सारा डिजाइन है, और ये भी चौकी भी है,
ये चौकी जितनी पुरानी होगी इसकी कीमत उतनी है ना, ये और सुंदर होगी, इसकी इसमें एक भारीपन होगा, इसको रखने का मन चाहेगा। मगर आधुनिक फर्नीचर ऐसा नहीं है, हर 10 साल के बाद उसको फिर बदलना होगा, वो रखने के काबिल है ही नहीं, उसका डिजाइन या उसका सब कुछ ऐसा नहीं है कि उसको रखा जाए तो उसकी बहुत बड़ी कीमत होगी, ऐसा नहीं है। चंद्रपुर के महाराजा के गोंड राजा की चौकियां बिकी, तो उनकी चौकी, एक चौकी सुनार लोग खरीदे, वो 18 किलो चांदी की थी, बहुत सुंदर चौकी थी वो, जिसपे बच्चा पैदा होने के बाद उसको नहलाया जाता था, वो चौकी थी। हम लोग वनी में गए तो ये सुनारा खरीदे थे, और उसका बड़ी बुरी तरह से उसके टुकड़े किए, टुकड़े कर करके चांदी बांटती है वो लोग, कई सुनार मिल के खरीदे थे उसको। वो चौकी इतनी सुंदर थी, बहुत बढ़िया चौकी थी वो। मगर मूर्खता चालू हो गई है अपने पास में सारी चीजों को नाश करने की, तो हमारे पास की जो सारी जितनी पुरानी चीजें हैं, पुराना जो डिजाइन है, ये समय के साथ इनकी कीमत बढ़ते जाती है। आधुनिक सारी चीजों का ऐसा नहीं है, समय के साथ इसकी कीमत घटते जाती है, ये गड़बड़ है पूरी पूरी। तो अब ये जो घर है, अभी आधुनिक घर है, एक तो इसमें इतना फर्नीचर भरना है, दूसरा ये घर में सबसे बड़ा अत्याचार होता है बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पे भयंकर अत्याचार होता है। 2 निगाह हमेशा कंट्रोल करती है, नहीं नहीं वो सोफे पे मत बैठने दो, इसको पेशाब कर देगा, या वो करंट का छेदा है उसमें उंगली डालेगा, या फिर वो पकड़ के कपड़ा पड़ के खींचेगा, गुलदस्ता बलदस्ता सब गिरा देगा। तो 2 निगाह उसको हमेशा कंट्रोल करते रहती है, माँ की या बाप की, उसको लगे रहते हैं। तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे दासत्व प्रवृत्ति का भाव पैदा हो जाता है, दास बन जाता है बच्चा, गुलाम, उसको बोलने पे ही वो कुछ करने वाला होता है। दासत्व प्रवृत्ति का एक भाव पैदा हो जाता है, दासत्व प्रवृत्ति हो जाती है उसकी, और वो बैठा रहता है खामोश, कुछ करेगा नहीं, कोई करेगा तो मार पड़ेगी या कोई डांट पड़ेगी, ये उसको लगता है। दिन ब दिन वो कुंठित होना चालू होता है, अपने आप में कुछ नहीं करता है वो। और ये उसके बाद ये लोग उसको वो क्रिएटिव माइंड बनना, वो बनना, ये बनना, ये लोग आस रखते हैं, दासत्व प्रवृत्ति का खुद बना दिए उसके बाद के आस रखते हैं पते कि बहुत सृजनात्मक दिमाग का हो, वो हो, ये हो, कैसे होगा वो तो होएगा नहीं कभी भी, क्योंकि बच्चा जैसे से बड़ा होता है, इसको अपने अम्मा बाबा से नफरत होना चालू होती है। इसकी प्रवृत्ति में वो चीज आती है कि शुरू से हमको दबा के रखा गया है, कुचल के रखा गया है, हमको ये लोग कुछ करने नहीं देते हैं, हमको ये अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करने नहीं देते हैं। ये हो रहा है देखो, क्योंकि शुरू से उसको इसकी इच्छा के अनुसार खेलने नहीं दिया गया है, तो उसको शुरू से ये लगता है कि हम जो चाहते हैं वो हमको करने नहीं दे रहे हमारे माँ बाप, और बाद में भी माँ बाप ऐसे करते ही रहते हैं कि इसको जो करना है वो करने नहीं देते। तो उसको अपने अम्मा बाबा के प्रति एक नफरत आती है, उनके दिमाग में ये बात हो जाती है कि हम जो चाहते हैं ये हमारे माँ बाप करने नहीं देते हैं। ये एक भाव बहुत आज की जवान पीढ़ी में बहुत है देखो, और वो सही भी है, क्योंकि शुरू से उसको कुछ करने नहीं दिए है ना, तो कैसे वो करेगा अभी फिर। तो ये सारा मानस में ही गड़बड़ होते जा रही है, खाली एक घर का डिजाइन बदल जाने से इतनी बड़ी गड़बड़ हो जा रही है। कई बार हम लोग, मैं देखता हूँ कि हमारे पास ये 2 चबूतरे हैं, तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि देखो जितना काम हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, बैठ के बात करने का ही काम है, इतना ही काम करने के लिए आज हर घर में 20,000 से लेके 2 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। काम क्या है? बैठ के बात करना, उससे ज्यादा कोई काम नहीं ना वहां पे। 20,000 से लेके मामूली सा फर्नीचर 20,000 से चालू होता है, 2 लाख तक का है, वो आएंगे। फिर कोई आने के बाद उसको सोचना पड़ता है कि इस पे मैं बैठ सकता या नहीं बैठ सकता, और उस पे बैठने की एक बड़ी एक पद्धति है कि वहां तो ऐसे ही बैठना होगा, पाँव ऊपर नीचे करके नहीं बैठ सकते, है ना, एक ढंग है उसका। जहां एक पद्धति से बैठ करके बात करना है, वो कितनी बात हो सकती है। तो मैं कई बार लोगों को ये बोलता हूँ कि इतना ही काम करने के लिए हमारे पास ये 2 चबूतरे हैं, अंदर बैठ के काम भी होता है, बात भी होती है, और कोई आता है तो कलेक्टर आया तो वो भी वहीं बैठता है, कोई एक भिक्षावृत्ति वाला है तो वो भी वहां बैठता है। किसी को ये नहीं लगता कि मेरी बहुत बड़ी इज्जत कर दिया, या किसी को ये नहीं लगता कि मेरी इज्जत निकाल दिया।
आराम से वहां बैठते हैं सब दिन, रात में सो भी जाते हैं। वो तो कई तरह का काम का है और उसके लिए खर्चा क्या है करके। तो हमारे पुराने घरों में ऐसी बहुत सारी चीजें कर लिए थे कि जिसमें ये सारा कुछ हो मगर पैसा नहीं लगना चाहिए, खर्चा ना हो। ये जो डिजाइन है पूरा आधुनिक डिजाइन ऐसा नहीं, वहां तो इतना खर्चा करना ही पड़ेगा। और दूसरा घोर बच्चों की दुर्गति, बुढ़ों की दुर्गति। पहले हमारे मकान होते थे, बड़े बड़े मकान थे, एक ऐसे ढंग के मकान थे कि उसमें औरतें दिखाई नहीं देती थी, बूढ़े बुढ़ियां दिखाई नहीं देते थे, मगर वो स्वतंत्र रूप से अपनी जगह में रहते थे। आधुनिक ढंग के जो डिजाइन के घर भी जो बने हैं उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं, वो सड़क पे आ जाते हैं, सीधे एकदम सड़क पे आ जाते हैं। मगर पुराने घरों में वो सब कुछ करते हुए भी दिखाई नहीं देते। वो बहुत सुंदर एक डिजाइन था जिसमें आसानी से होता था। तो जहां इतनी व्यवस्था रहे, इतनी सहूलत रहे, वहां तो आदमी अपने आप ही आध्यात्मिक दिशा में जाएगा। तो ये सारी चीज से लगाव होगा, आर्थिक रूप से निश्चिंत रहना है आदमी, तो ये सारी चीजें चलेगी। जहां आर्थिक रूप से आदमी परेशान है वहां फिर ये हमारी सब आध्यात्मिक फिलासफी सब बेकार हो जाती है, खत्म हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो वो कि प्रकृति से प्रेम पैदा हो, आध्यात्मिक हो, और आध्यात्मिक जो होता है उसको प्रकृति से प्रेम पैदा होता है। तो हमारे जो घरों का जो डिजाइन बनाया गया था, हमारे पास में क्या है, सीधी लाइन को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि बाण सीधा जाता है, उसका धर्म है काट देना, वो काटता है, हर सीधी लाइन काट देती। इसलिए हमारे घरों में कहीं भी सीधी लाइन को नहीं रखा गया, न गलियों में रखा गया, न घर की बनावट में रखा गया है। पीछे के झाड़ पहाड़ जैसे हैं उसी आकार के घरों का बाहर का डिजाइन होता था। वो संध्या समय प्रकृति का एक अंग लगता था। वो गांव, अजी बहुत गांव ऐसे तो शाम के समय प्रकृति का एक अंग दिखाई देगा, प्रकृति से अलग नहीं दिखाई देगा। जब से ये सीधी लाइन वाले मकान बनने लग गए तब से पीछे का झाड़ भी हमको कटा हुआ नजर आता है, पहाड़ भी हमको कटा हुआ नजर आता है। जो चीज हमको कटी हुई नजर आती है उसके साथ हम सामने नहीं कर सकते, उसके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए प्रकृति का दुश्मन बहुत भयंकर हो गया है आदमी आज। ये सारे जो घर बने हैं इसके पीछे के झाड़ पहाड़ सब कटे हुए नजर आते हैं हमको, उसके साथ सामने कैसा होगा, उसके साथ तो हम मिल नहीं सकते, उसके दुश्मन जैसे बन जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास में सीधी लाइन को अच्छा नहीं माना गया था। जब से सीधी लाइन के मकान बनने लगे, पहले क्या था कि यहाँ के जो गांव है, गोंडों के कोलामों के जो गांव है, वो भी सीधी लाइन में नहीं थे, वो ऐसा गोलाई में चलते थे। सबका एक ही आंगन होता था और बहुत साफ होता था, मेरा तेरा वाली बात वहां नहीं, बहुत साफ होता था। ये आईटीडी आने के बाद ये सबको प्लाट बना के दिया, हर एक की जगह कायम की गई। तो हर आदमी जो झड़ाई करता है वो अपनी ही सीमा की करता है, उसके बाजू में गया कि लड़ाई हो जाती। जैसे ही सीधी लाइनों को कायम किया गया, लोग लड़ने की प्रवृत्ति वाले हो गए आपस में, क्योंकि मेरे जगह का हो गया है वहां पर। पहले वो ऐसा नहीं था। ये गोनू गांव में गोलाई में गांव चलते थे पूरे, और बड़े सुंदर गांव। तो अभी सीधी लाइन की, अभी जैसे कि सीधी लाइन में जब घर बनने लग गए तो आदमी को कोई दिखाई नहीं देता है, जब तक वो बाहर नहीं निकलता है इसको कोई दिखाई नहीं देता। तो ये धीरे 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 एकाकी जीवन की ओर जा रहा है, अकेला अकेला जीने वाला बनते जा रहा है। ये घर आदमी को सामाजिक जीव नहीं, एकाकी जीव वाला बनाता है, जो बहुत खतरनाक है। एक बार की बात है, बहुत साल पहले हैदराबाद में प्रोग्राम था, हमारे सुब्बा राव जी प्रोग्राम रखे थे, और हैदराबाद में बहुत गड़बड़ चल रही थी, पुरानी बस्ती में बड़ी मार काट मची हुई थी। और वो टीवी में देख रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं, और ये बार बार बुलाते जा रहे हैं कि गुरुजी आ जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पे, आ जाओ। वो बहुत ऐसे ही खाली पुकारे, पुरानी बस्ती में आप आ जाओ। तो मैं और डॉक्टर चंदू यहाँ से दोनों गए, उतरे प्राइवेट पे उतरे सुबह सुबह। तो मैं डॉक्टर साहब को बोला कि वातावरण सब देखा, वहां पे लोग कुत्ते पकड़ के आराम से घूम रहे हैं, पेपर वाला पेपर बांट रहा है, दूध वाला दूध बांट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो हम दोनों मिल करके ऑटो में नहीं बैठ के रिक्शे में बैठे। चलो बहुत साल हो गए रिक्शे में बैठ के, रिक्शे में बैठेंगे। तो रिक्शे वाला हमको बड़ा समझाते जा रहा है कि कहाँ जाना है आपको। तो हमको सप्तगिरी होटल जाना था, वो बड़ा होटल है। तो हम बोले सप्तगिरी,
तो हमको समझा तुम तो गांव से आए, तुमको मालूम नहीं, मैं एक अच्छे होटल में, सस्ते होटल में ले जाता, ये सब रास्ते में सुनाते गया वो रिक्शे वाला। तो हम बोले कि नहीं भैया, हमको वहाँ किसी से मिलने जाना है, ठहरना नहीं, हम कहाँ ठहरेंगे उस होटल में। तो वो ले गया, तो ठीक है आप जाके आ जाओ, मैं यहाँ बाहर खड़ा रहता हूँ, नहीं आ जाएगा मिले तो मैं दूसरे होटल में लेके जाता हूँ, बाद में लेके जाता हूँ, ये सब करते हैं। तो मैं ये देखा, जाकर के कमरे में लेट गया, लेट के सोचा कि ऐसी क्या बात है कि पुरानी बस्ती में मारकाट मची हुई है और ये नई बस्ती है पूरी, यहाँ तो ऐसा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ सहज चल रहा है, यहाँ ऐसे कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या ये लोग बहुत सुसभ्य हो गए हैं क्या? ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं क्या? बहुत सुसभ्य समाज है क्या ये? तो फिर वहां बैठ के लगा कि वो जो पुरानी बस्ती के जो गांव का महल्ले का जो डिजाइन है, वो डिजाइन ही ऐसा है कि जहाँ अच्छे काम और बुरे काम के लिए हर आदमी निकल पड़ेगा। मारकाट करना है तो भी निकल गया है, कोई बहुत अच्छा काम करना है तो भी निकल जाता है बाहर, है ना। वहाँ बहुत बड़े बड़े यज्ञ भी होते हैं, सब कुछ उसके लिए भी निकल जाता है। तो घरों का डिजाइन ऐसा है कि जो आदमी को चैतन्यमय बना के रखा है। और ये आधुनिक घरों का जहाँ ये बस्तियां बस गई है, वो डिजाइन ऐसा है कि आदमी को चैतन्यहीन बना देता है, कि बस्ती में, महल्ले में, गांव में कुछ भी हो, इसको कोई खबर नहीं, इसको कोई लेना देना नहीं होता है। न ये अच्छे काम के लिए बाहर निकलेगा, न ये बुरे काम के लिए बाहर निकलेगा, ये तो चैतन्यहीन हो जाता है। तो इसलिए ये सारा समाज चैतन्यहीन होते जा रहा है। और इनको चैतन्यहीन बनाने में कारण सिर्फ एक घर है, घर का डिजाइन आदमी को चेतनाहीन कर रहा है। वो डिजाइन है घर का, जो एकाकी जीवन जीने वाला बना रहा है, जो चैतन्यहीन कर डाल रहा है। क्योंकि ये सब सीधी लाइन को बहुत ज्यादा महत्व दे दिए हैं। अब से ये सीधी लाइन वाले, सीधी लाइन का क्या होता है, अभी जो हमारी कपड़े की दुकानें थी, पहले कपड़े की दुकान होती थी, सेठ बैठा हुआ है, मुनीम बैठा हुआ है, नौकर बैठा हुआ है, गिराक बैठा हुआ है, तो सब एक परिवार की तरह बैठ के बातचीत करते थे, लेना देना करते थे। जब से एक सीधी लाइन आ गई, बीच में काउंटर आ गया, सेठ लापता हो गया, मुनीम कांचों के भीतर जाके बैठ गया मैनेजर के नाम से, नौकरों के लिए अलग स्टूल बन गए, गिराक के लिए एक अलग मामला हो गया। ये सबको अलग अलग कर दी, एक लाइन, एक काउंटर बीच में आके इतना सब हो गया है घरों। वो अगर वो नहीं है तो फिर ये परिवार की तरफ हो जाए, वो एक चीज सबको अलग 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 कर डाली। इसलिए हमारे पास सीधी लाइन को जरा भी महत्व नहीं दिया गया था। हमारे कारीगर लोग सीधी लाइन वाली कोई चीज को नहीं बनाए थे, क्योंकि सीधी लाइन कितनी खतरनाक है ये लोग जानते हैं। इसी अभी कई बार मैं जाता हूँ ना, तो यहाँ आके जाने वाले लोग कई IIT में वहाँ भी प्रोग्राम रखे हैं, मगर वो लोग एक चीज करते हैं कि जैसा वातावरण यहाँ है ऐसा बना लेते। मैं उनको बोलता हूँ कि वो डब्बे के सामने पीछे खड़े रह के मैं तो नहीं बात कर सकता, क्योंकि वो डब्बे के पीछे खड़े रह के क्या होता है, सेमिनारों में बात करने वाला आधा दिखाई देता है, बात सुनने वाला आधा दिखाई देता है, तो पूरी बात कहाँ होगी? कभी नहीं हो सकती। पूरी बात होने के लिए तो पूरा दिखना है सब लोग, तो वहां तो आधी बात ही होती है, वहां पूरी बात किसी की भी नहीं होती है, वहां हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों भी आधे आधे नजर आ रहे हैं, तो पूरी बात कैसे होगी? अब यहाँ जो बात चलती है, यहाँ कैसे बैठे हुए हैं पूरा दिखते है ना, बैठने में अगर परिवर्तन हो गया तो बात बंद हो जाए। यहाँ तो सब दिखाई देते हैं, मेरे बोलने में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, बोलने के ढंग में, बैठने के ढंग में, तो फिर बात खत्म हो। जहां आदमी के बैठने के ढंग में परिवर्तन नहीं हुआ है, आगे वाला कब तक बात करता है, वो सामने वाले के बैठने की पद्धति को देखता है कि इसके बैठने का ढंग कितना कैसा है, ये कितनी जिज्ञासा से सुन रहा है या लापरवाही से सुन रहा है, ये तो दिखाई देता है ना। वहां ये चीज नहीं दिखाई देती, लापरवाही से सुन रहा या नहीं सुन रहा, इसको कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए ये अपना एक चौकड़ा तय करता है, तैयार करता है, सुने ना सुने इसके स्थिति, मेरे को तो इतना पढ़ना है, पढ़ के भाग जाता हो, उतना ही होता है ना सेमिनार में, और क्या होता है। तो ये एक सीधी लाइन इतनी खतरनाक लाइन है, इसलिए हमारे पास में कभी भी सीधी लाइन को महत्व नहीं दिया गया, और सीधी लाइन के हिसाब से कोई चीज को नहीं बनाया गया, क्योंकि हमारे प्रकृति में कहीं कोई सीधी लाइन नहीं है।
हमारे शरीर में कहीं कोई सीधी लाइन नहीं है, तो हम सीधी लाइन वाली चीजों को क्यों इस्तेमाल करना है? न ये प्रकृति में कहीं सीधी लाइन है कोई, तो फिर हम सीधी लाइन वाले क्यों होना है? ये मैं दुनिया भर के लिए सिद्धांत लागू होता है ऐसा नहीं बोलता हूं, क्योंकि हमारा जो प्रकृति पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसके लिए ठीक है कुछ देशों में प्रकृति से लड़के जीना पड़ता होगा, वो अलग चीज है, उनके सिद्धांत नियम से अलग होंगे, मगर हमारे पास में तो ऐसा नहीं है। हम अगर वैसे ही यहां भी कर रहे हैं तो मूर्खता है। फिर क्या होता है, घरों में इतने बड़े बड़े खिड़की दरवाजे लगा रहे हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं कि पुराने घरों में छोटे दरवाजे थे, छोटी छोटी खिड़कियां थी, खुला रखते थे, बहुत छोटा दरवाजा हो, बहुत छोटी खिड़की होती, खुला रखते थे। आज इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं और इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाते हैं, तो उसमें ग्लास लगा देंगे और अंदर से पर्दा लगाएंगे। मैं कई बार ये बोलता है संबत तो तुमको न तो रोशनी की जरूरत है न तो हवा की जरूरत है, इतनी बड़ी खिड़की क्यों लगाया आखिर, है ना? क्यों लगाया इतनी बड़ी खिड़की? एक घर में कम से कम 20-25 झाड़ की लकड़ी को नाश कर डालते हैं। पुराने घरों में इतनी लकड़ी नाश नहीं होती थी, बहुत छोटी छोटी खिड़की दरवाजे, उनका जो फर्नीचर भी होता था बहुत छोटी छोटी लकड़ी, इसमें कितनी बड़ी बड़ी लकड़ी लगी है, बहुत छोटी छोटी लकड़ी है। आज का डिजाइन ऐसा है, कहीं ऐसा गोल काटेंगे, कहीं टेढ़ा बिंगा काटेंगे, तो इतने बड़े बड़े लकड़ियों के लट्ठे खराब कर डालते हैं पूरा का पूरा, कोई सेक्शन नहीं कटाई है। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि जब न तुमको हवा की जरूरत है न रोशनी की जरूरत है, तो खिड़की लगाया क्यों? इससे अच्छा है पोस्टर लगा लेता, हाँ खिड़की का पोस्टर हर 6 महीने में बदल ले भाई, खिड़की बदल दिया मैं, वो पोस्टर से ज्यादा काम की क्या है करके वो खिड़की, क्योंकि कभी नहीं खोले जाती है, बंद रहती है, फिर अंदर से पर्दे डाल के रखेंगे। वो किस काम के लिए लगाया है खिड़की? अब ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? और ये आधुनिक ढंग का जो घर है, ये बड़ा भयंकर घर है, ये आदमी को सभी तरह से कंगाल कर डालता है। क्या हुआ, एक बार हम लोग यहाँ पे कुछ लोग आए तो चौकी भोज हुआ, ऐसे चौकियां लगा करके भोजन करवाए, तो कुछ फिरंगी लोग भी थे, तो वो अपनी डायरी में लिखे कि हम आज ऐसा भोजन किए कि जिसमें हर एक के लिए अलग डाइनिंग टेबल था और उसके ऊपर दिया जल रहा था, ये सब, उसको एक डाइनिंग टेबल होता था, दिया भी जल रहा था और बहुत अच्छा पेंटिंग की गई थी, रंगोली डाली, हाँ वो शादी, तो वो डाइनिंग टेबल। फिर बाहर गए, वो जब आकर के देखा तो ये सारी चौकियां एक के ऊपर एक कोने में रख दिए थे, तो उन्होंने फिर लिखा डायरी में कि मैं वो डाइनिंग टेबलों को ऐसा देखा कि जिसको एक कोने में रख दिया गया एक के ऊपर एक सेट करके। ये बहुत सहूलत के डाइनिंग टेबल है बोलता हूँ। क्या है, अशोक जोशी जी करके यहाँ आते थे, बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, नागपुर के, गुजर गए हो। उनका एक दोस्त था मुंबई में, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, तो बहुत एकदम बच्ची धीरे धीरे ऐसी हो गई कि न खेलना है न बात है, उसमें चलन ही खत्म हो गया था बच्ची में, बैठे रहती मनुष्यों के जैसा, तो ऐसी वो बच्ची हो गई। तो ये लोग कई डॉक्टरों को बताए, कुंठित हो गई बच्ची, कई मानसिक रोग का इलाज करने वालों को बताए, तो बच्ची ठीक ही नहीं हो रही। तो ये अशोक जोशी जी गए, तो उन्होंने बताया कि बच्ची ऐसे ऐसे हो गई है भाई, तो इन्होंने बोले कि मैं ठीक कर दूं बच्ची को, कर दो आप, ठीक कर दो, यहाँ इतने बड़े डॉक्टर नहीं किए, आप जो बोलेंगे वो कर डालेंगे हम, तो वो मैं जो बोलूंगा वो कर डालो, ठीक है। उन्होंने बोले डाइनिंग टेबल की टांगे काट दो, इसको इतना कर दो, हर सारी चीज को नीचे कर दिए, टांगे वांगे कटवा करके। जब ये थोड़े समय के बाद में गए तो बच्ची बहुत हलचल में आ गई, तो वो कोई खाना खा रहा है तो वो रोटी भी दे रही किसी को, पानी भी दे रही, तो ये सब कुछ करने लग गई। उनको बड़ा ताजुब लगा, तो पूछे कि अब क्या किया? उन्होंने बोले मैं कुछ नहीं किया, तुम्हारा जो पहला घर था उस बच्ची के हाथ में कोई चीज नहीं आती थी, इतना ऊंचा ऊंचा सब रखा हुआ था, मैं तो सिर्फ बच्ची के हाथ में हर चीज आए जैसा कर दिया हुआ और कुछ नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा हर चीज को छूना चाहता है, हर चीज से खेलना चाहता है, जब वही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा, खाली बैठ जाएगा। तो वो उसे करते ही
वो बच्ची एकदम, बच्ची में बहुत सारा चलन आ गया, बहुत बहुत तेज हो गई बच्ची। ये होता है। जैसे क्या है, हमारे जो घर थे, हमारे घरों में सब कुछ नीचे है, माँ खाना पका रही है चूल्हे पे, वहाँ गिलास कटोरिया बटोरी सब पड़े है, छोटा छोटा बच्चा वहाँ है, तो हर सारी चीज के लिए हाथ पांव मारता था, या इतना आटा उसको दे दिए, चिड़िया बैठ के बना लिया या कुछ कर लिया, ये सब कुछ करते जाता था। हर सारी चीज उसके हाथ में आए उतनी ही ऊंचाई में होता था हमारे घर की रसोइयों में सब कुछ। तो बच्चा बहुत एक्टिव होता था। दूसरी बात ये है कि घरों के आंगन वांगन या सब कुछ ऐसे था कि एक बच्चा किस आंगन में खेल रहा है ये माँ को दिखाई देता था रसोई से। ये अपनी रसोई में खाना पका रही है, इसका बेटा कहाँ खेल रहा है उसको दिखाई देता था, किस घर में खेल रहा है वो दिखाई देता था सब, बड़ा निश्चिंत रहती थी। और उस समय हम लोग खेलते थे जब घरों में, तो किसी भी घर में घुस जाते थे तो लोग इतना ही बोलते थे कि अरे बिच्छू काट लेंगे, अरे उस कोने में मत घुसो, मगर कौन आ गया करके कोई परेशान नहीं होता था। आज के घर में कोई बगल का बच्चा आते ही दुनिया भर की परेशानी हो जाती है लोगों को। ये सब बहुत गड़बड़ है आधुनिक घरों में। तो हमारे जो घरों का जो डिजाइन था बहुत सुंदर डिजाइन था वो घर का, जिसको क्या है, आर्किटेक्चर के कॉलेज बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक ही तरह की घर की बनावट की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। इसे तमिलनाडु में भी वैसा घर, उत्तरांचल में भी वैसा घर है, मगर हमारे पास में ऐसा नहीं था। हर क्षेत्र के लिए अपना वास्तु था, हर क्षेत्र का अपना डिजाइन था। पूरा वास्तु का सिद्धांत एक है, मगर डिजाइन हर इलाके के लिए अपना था। आदमी की ऊंचाई के अनुसार सब कुछ डिजाइन अपना बनता था। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता ना। समझ में आया ना? वास्तु पूरा अपना घर वर का पूरा ये रहा है ऐसा। तो लागत तो ऐसे कुछ नहीं। लागत में क्या होने की थी, कई तरह की हमारे पास पद्धतियां थी। एक तो रॉ मेटेरियल, वो सब तो गांव में ही तैयार होता था। अब तुमको घर बनाना है तो तुम्हारे घर का जो कुम्हार है कबीरू बना देता था, बढ़ई लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां बना देता था, ये सारा मटेरियल तैयार होता था। बेलदार समाज आकर के बना देता था, पूरा निर्माण वो कर डालता था। तो इसका तो सब अपना अपना एक हिसाब किताब था, इतना ज्यादा। इसलिए उस समय हरेक का अपना घर होता था, हरेक का अपना घर अपने से बनाया हुआ होता था, भले ही कुछ भी काम करे हो उसका अपना घर होता था। इतनी दिक्कत नहीं थी, तो कोई भी मटेरियल 5 किलोमीटर से बाहर का नहीं आता था ना, वहां से दूर से तो कुछ ढोने का प्रश्न ही नहीं था, ढोता भी नहीं था कोई, कि हमारे पास जो है उससे कर लेंगे, बड़ी आसानी से हो जाता है घर। वो उसके चाहने पे कितना चाहिए घर, सारा दिन घर के बाहर रहना है, घर के भीतर तो रात में ही जाना है ना। किसान लोग बाहर रहते थे, कारीगरों लोग अपने अपनी कार्यशालाओं में रहते थे, जो बाहर ही होती थी, आंगनों में ही होती थी ज्यादातर। घर के भीतर तो रात में सोने के लिए घुसना है ना, तो इसलिए वो देखते घर को कितना बनाना चाहिए, रात में सोने के काम का तो है। अभी यहाँ पे एक लड़का हमारा दोस्त एक घर बनाया 8 लाख रुपया खर्च करके, दोनों मियाँ बीवी काम करते बाहर, बेटा बेंगलुरु में रहता। तो मैं उसको बोला क्यों ये मूर्खता कर रहा तू, घर क्यों बना रहा, 8-12 लाख रुपया खर्च कर रहा है, क्योंकि सारा दिन में तो तुम लोग रहने वाले नहीं हो, रात में सोना ही है, और फिर इस छुट्टी वाले दिन तो सफाई वफाई करके मरना है। छुट्टी वाले दिन दोनों मिलकर लगे रहते सफाई करने की घर के, तो काय के लिए इतना परेशानी भोग रहा है। अच्छा है 2-4 लॉज बुक कर ले, रोज एक लॉज में रह ले, घंटी बजाएगा, चाय आएगी, घंटी बजाएगा, खाना आएगा, स्कीम आएगा, ना सफाई की चिंता ना परेशानी की चिंता, क्योंकि उससे ज्यादा काम का नहीं है, पर इसमें ये सारी परेशानियां है ना। इतवार वाले दिन कोई काम वाला नहीं आता है यहाँ पे, तो तुमको छुट्टी चाहिए हमको नहीं चाहिए, क्या बोल रहे, हाँ कब मरो, इतवार के दिन ये सारा घर की सफाइयां करते रहे, कोई रहने वाला नहीं है, रात में आके सोना है, कभी कभी खाने के लिए बाहर से ला लेते हैं, काहे के लिए फिर इतना पैसा खर्च करना है, मूर्खता नहीं है तो क्या है। पहले लोग तो ये सोचते थे कि घर कितना होना चाहिए, अपने पास में ऐसे बहुत सारे ये है। एक बार ना इंद्र बहुत बड़ा भवन बनवा रहा था,
तो कारीगरों को छुट्टी नहीं दे रहा था, इसको बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी। महल बन रहा है, कारीगर दुखी हो गए, मैं सब परेशानी मारू, छुट्टी नहीं दे रहा है, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, जाने नहीं देता ये। तो एक नारद मुनि वहां से जा रहे थे, तो नारद को अपना दुखड़ा रोए बेचारे, यार कुछ भी करके जरा छुट्टी दिलाओ ना, हम भी घर भर जाते हैं। तो नारद इंद्र के पास एक लोमश महर्षि को लेके गया। तो लोमश महर्षि जो था वो अपने सर के ऊपर एक चटाई रखे था, हाँ चटाई रखे था। तो इंद्र गया, उनकी पूजा वाजा किया, बैठाया आसन पे। बिठाने के बाद में धीरे से इंद्र पूछा, महर्षि बाकी तो सब ठीक है, ये सर पे क्या है तुम्हारे? तो बोलते हैं कि मेरा घर है इंद्र, रात होती है तो इसको ऐसे करके सो जाता हूँ। हाँ ये कैसा घर? नहीं, मेरा अपना घर अपने सर पे लेके घूमता हूँ, क्या करेंगे? तो क्यों महर्षि ऐसा? हाँ इतनी छोटी जिंदगी के लिए क्या घर बनाना, कभी भी मर सकते हैं। नहीं तो भी आप कितना समय तक, कब मरेंगे आप, कब तक रहेंगे? तो लोमश महर्षि बोलते हैं कि मेरे वक्षस्थल पे जो लोम का चक्र है, ये बालों का जो चक्र है, एक कल्प के अंत में एक बाल टूट के गिरता है, जब ये सारे बाल टूट जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। करोड़ों साल जीने वाला बेटा बोलता है कि इतनी छोटी जिंदगी के लिए क्या घर बनाना है, मेरा तो ठिकाना ही नहीं है, कब लात मार के भगा डालेंगे इंद्रपद से, आओ मैं मरे जा रहा हूँ घर बनाने के लिए। तो जाके कारीगर वारीगर, अरे जाओ रे घरों को जाके आराम से घर बनाओ, तो ऐसे बहुत किस्से हम लोगों को आते हैं ना पुराणों में, उसमें इसमें पुर जो वह बने हुए थे, त्रिपुरासुर के 3 पुर थे जो हवा में घूमते थे, वो जमीन पे नहीं, हवा में घूमने वाले बड़े बड़े शहर बना लिया था वो 3 पुर। वो किस पुर में रहता है किसी को पता नहीं। तो उसको जब मारने की बात चली तो आकाश में घूम रहे हैं तीनों पुर, और वो किस पुर में रहता है किसी को पता नहीं है। तो ये सारे देवता ववता मिलकर के, जैसे ये ग्रह सब एक लाइन में आते हैं ना कभी ना कभी, तो उसका हिसाब लगाए कि ये तीनों पुर कब लाइन में आएंगे, एक लाइन में कब आएंगे, उस दिन इसको खत्म करना होगा। उसके लिए भगवान शिव को तैयार करे तीनों पुरों को खत्म करने के लिए। तो भगवान शिव का त्रिपुरासुर संहार मूर्ति नाम से बड़ा सुंदर शिव बनता है, इतना सुंदर वो कि सारी धरती ही रथ बनी, सूर्य चंद्र चाक बने, और सब पूरा एक रथ का वर्णन है। आकाश ध्वजा पताका हो गई, सुमेरु पर्वत का धनुष बनाया गया, वासुकी की प्रत्यंचा चढ़ाई गई उसके ऊपर, और फिर नारायण अस्त्र के रूप में भगवान विष्णु ही नारायण अस्त्र बनकर के खड़े रहे वहां पे। तो जब ये तीनों पुर एक लाइन में आए, उस दिन उसको खत्म किया गया, तीनों शहरों को खत्म किए, जिसमें त्रिपुरासुर मर गया। ये तो ये ऐसे तो बहुत हमको सुनाई देते हैं, वास्तु के तो बहुत ऐसे है अपने पास में। महाभारत के काल में ही कई तरह के मकान हमको दिखते हैं, लाक्षा घर, लाख का बनाया हुआ भी घर है, और मैं सभा जैसी सभाएं भी है कि जहां दीवार की जगह रास्ता, रास्ते की जगह दीवार थी। तो ऐसे उसके बाद भी ना फिर बहुत सारे हमको ये मिलते हैं कि किलों के जो है, गोलकुंडे का किला भी है उसमें, जहाँ एक जगह आवाज करो कहीं किसी को सुनाई देती है। ये सब बीजापुर के गुम्मद में भी 250 फीट का है गुम्मद, इस कोने में माचिस जलाओ वहां ऐसे लगेगा बगल में जल रही है। ये सब कहीं सास बहू के महल है कि सास बहू के आमने सामने महल है, बहू अपने कमरे में किससे क्या बात कर रही है सास को सुनाई आता है, इस महल में सब क्लियर सुनाई आता है। ये दुनिया भर की गालियां बकेगी, बहू को सुनाई नहीं आता है, उस घर में सुनाई नहीं देता है। ये अपना पुकारते रहे मगर बहू की हर चेष्टा हर बात इसको सुनाई आती है। ये सास बहू के मकान ऐसे बने हुए हैं। बहुत सारी कमाने ऐसी बनी हुई है कि जब चाणक्य आधी रात को गृह प्रवेश का मुहूर्त रखा था चंद्रगुप्त का, तो वो जब चंद्रगुप्त की जगह हाथी पर किसी और राजा को बैठाया था, क्योंकि उसको मालूम था कि ये घर में जाते समय यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो जब वो हाथी जा रहा था तो जिस कमान के भीतर से वो जा रहा था वो कमान पूरी उसके ऊपर गिर गई, गिरा दिए थे कमान, एक पत्थर निकालते ही पूरी कमान ढह जाती थी। तो वो पूरी कमान गिर गई थी, वो राजा मरा उसमें।
ऐसा ऐसे अपने पास में बहुत है, बहुत वास्तु ऐसे वास्तु का वर्णन आता है। मंदिरों का तो 4 स्तंभ से लेके 84 स्तंभ तक के मंडप है। ये सब बहुत कुछ अपने पास में बना हुआ है ना, कि भांति भांति के घर, भांति भांति के ये सहूलतें उसमें, व्यवस्थाएं उसमें सब की गई। अलाउद्दीन खिलजी एक मस्जिद बनाया था वो, तो मस्जिद में जलालुद्दीन खिलजी जाके जब नमाज पढ़ा, जिस जगह पे नमाज पढ़ने के लिए गया, पूरी मस्जिद उसके ऊपर गिर गई। चाणक्य जो लिखा है कि गांव और घर कैसे बनना चाहिए, तो गांव की तो कल्पना किया था कि हर 2 कोस के बाद एक गांव होना चाहिए। और राजा का महल कैसे बने, उस समय महल लकड़ी के बनते थे, तो लकड़ी का महल हो और जिस वृक्ष के ऊपर बिजली गिरी है उस वृक्ष की भस्म से उस घर का लेप किया जाए पूरा, और उसके बाद उस पर चित्रकारी की जाए। उस घर को आग से भय नहीं रहता है। भले ही लकड़ी का घर बने पर आग से भय नहीं होगा उसका। गुजरात में लकड़ी की हवेलियां हैं और वो भी आम की लकड़ी की बनी हुई है, मगर वो लकड़ी पे कारागिरी का काम करके एक ऐसी मिट्टी का लेप कर दिए हैं कि बहुत बार इतने सालों से वो अभी तक सड़ी गली नहीं है। वो लकड़ी उस पर एक मिट्टी का लेप किए हैं, एक रसायन का लेप किए हैं वो लोग कुछ तैयार करके, जिससे आज भी सुरक्षित है। ये सारी चीजें हमारे लोग बड़े अच्छे से जानते थे पूरे। चंद्रगुप्त का तो किला भी लकड़ी का ही था ना। तो ये जो निर्माण हमारे पास में रहे हैं बहुत भांति भांति के हैं। राम समुद्र के किनारे बैठा और 1 हफ्ता 15 दिन बैठ के रहा। क्या किया राम, समुद्र से रास्ता मांग रहा था ना, तो ये क्या किया राम, समुद्र का अच्छा अध्ययन करके कि कब लहरें बढ़ती है, कब घटती है, कब सब में आता है, ये सब देखने के बाद वो समुद्र पर पुल बनाने की कल्पना किया। उसके बाद ऐसा ही पुल कौन बनाया समुद्र के ऊपर, अलेक्जेंडर बनाया। 2 किलोमीटर का पुल बनाया समुद्र के ऊपर। अलेक्जेंडर एक किला जीतने के लिए 2 किलोमीटर का पुल बनाया था समुद्र के ऊपर। तो वो कैसा बनाए थे पुल, लकड़ी के लट्ठे बांध करके इधर उधर डाले और बीच में कोयला भर दिया, पूरा कोयला भरे, कोयले के ऊपर भूसा भरे, भूसे के बाद मिट्टी डाली थी, जिसमें से इनके घोड़े वाले सब दौड़ के गए। तो अभी आकर के तो वास्तु का तो एक जरा पागलपन है, एक अंधविश्वास की तरह वास्तु चल रहा है यहाँ पे। ये सारी चीजों के बारे में अपने पास में बहुत अच्छा सोचा गया, कैसे सारे अध्ययन किए होंगे वो सोचना पड़ता है ना, कि कैसी व्यवस्था रही होगी जिसमें इतनी सारी चीजें पनपी। वो व्यवस्था को एक बार समझ लेना हम लोग, व्यवस्था क्या रही होगी जिसमें इतनी विद्याएं, इतनी कलाएं, इतना सब कुछ पनपा है पूरा का पूरा। तो व्यवस्था की कैसी व्यवस्था में ये चीज हो सकती है, आज क्यों नहीं हो रही, तो इसकी बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ,